अस्सलामुअलैकुम। जेके अलर्ट मीडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी महमूद नाज। जैसा कि आप जानते हैं कि जेके अलर्ट मीडिया का हर मेंबर जो है दिन ब दिन कोशिश करते रहते हैं कि आज की चलती वबा को अवेयर करने के लिए इसमें लॉकडाउन का किस तरीके से पालन करना है, इससे कोविड-19 से बचना कैसे है। तो आज तो एक बड़ी प्रॉब्लम जो चल रही है कि बाहर के स्टेट में जो लोग परेशान हाल थे, फंसे हुए थे, उनको भी वापस लिया जा रहा है। तो उन लॉकडाउन में जो फंसे हुए हैं, उनको क्वारंटाइन सेंटर में जो लोग फंसे हुए हैं, उनको के साथ क्या परेशानी चल रही है, उनके साथ को कैसे बचाना है, उनको उनसे कैसे बचना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। तो इन सभी चीज़ के मुतालिक और बिलखुसूस सोशल डेवलपमेंट जो है, तहसील डेवलपमेंट जो है, उनके मुतालिक बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक्स MLA सुरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरम साहब। हम इनसे बात करेंगे इनके हिस्टोरिकल व्यूज़ के बारे में बात करेंगे, इनका पॉलिटिकल करियर्स के बारे में और सडन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो हम इनके बारे में SKT की कॉन्स्टिट्यूशन, सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में रेफरेंस टू डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एंड फाइनेंस के बारे में बात करेंगे। तो जनाब चौधरी मोहम्मद अकरम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि इंट्रोडक्शन टू हिस्टोरिकल व्यूज़ को अगर हम देखेंगे, जैसे कि हिस्टोरिकल व्यूज़ जो है तहसील सुरनकोट के बारे में अगर हम देखेंगे, तो आपका बिलखुसूस तो हम आपके जो आपका ख़ानदान है वो भी एक माशाल्लाह बाबा जी साहब जो है वो अच्छे ख़ानदान में है और आपका ख़ानदान भी बहुत अच्छा है। तो इसके बारे में आप हमें बताना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जैसा कि उन्होंने बताया चौधरी मोहम्मद अकरम। मैं मरहूम चौधरी मोहम्मद असलम लसानवी साहब का बेटा, मरहूम चौधरी गुलाम हुसैन लसानवी साहब का पोता हूँ। लसानवी साहब, अपने दादा साहब की मैं बात करूँ, वो नहायत ही मुखलस और गरीबों की हमदर्दाना दिल के अंदर वो तड़प रखते थे। और क्योंकि मेरी पैदाइश उनके बाद हुई है, वो इस दुनिया से रहलत फरमा गए, उसके बाद मेरी पैदाइश हुई है। तो उन्होंने जो हर एक कम्युनिटी के लिए जो काम किया, उसकी वो तो आजकल उसके लिए किताबें भी लोगों ने लिखी हैं। लाइब्रेरियों में आप जाएंगे या आप हमारी जो ये एकेडमी है, ये कल्चरल एकेडमी जो हमारी है, उसमें उनकी किताबें लोगों ने अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं। पाकिस्तान के अंदर भी, बड़े सगीर के अंदर भी उनकी एक अपनी छाप थी। और फिर उनको गुजर गांधी कहा गया जी, ये खिताब भी उनको दिया गया। इसी से उनकी शख्सियत जो है वो मालूम होती है। उसके बाद हम चूँकि दरबार लार हज़रत मियाँ निज़ामुद्दीन साहब के साथ भी उन्होंने काम किया। फिर गुजर जाट कॉन्फ्रेंस बनाई गई, जो आज भी पाकिस्तान में उसके लिए काम हो रहा है। यहाँ तो नहीं हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में उसके ऊपर बड़ा काम हो रहा है। वो हज़रत जनाब मियाँ निज़ामुद्दीन साहब दारवी की सरबराही में वो चल रही थी। उसमें और लोग भी थे। तो इस तरह से हम वहाँ से चले। उसके बाद जब उनका इंतकाल हो गया तो 1967 में मेरे वालिद किबला मरहूम चौधरी मोहम्मद असलम साहब पहली बार यहाँ बिला मुकाबला इलेक्शन में कामयाब हुए। उस वक्त 2 कंस्टिट्यूंसी थी, सुरनकोट और मिंट जी, गट्ठी थी। जी, तो 67 में वो 1967 में पहली बार यहाँ से MLA बने। तो उसके बाद फिर वो बनते रहे। फिर आगे क्योंकि 5 साल का बाद इलेक्शन होता था, तो उसके बाद उनका सिलसिला चलता रहा। फिर उसके बाद जब उनका इंतकाल हो गया, वो उसके बाद फिर मेरी बारी आई। चलो मैं अपने बारे में बाद में बताऊंगा। मेरे वालिद मरहूम क्योंकि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ रहे जी, और MLA बने जब वो 67 में। उसके बाद फिर MLA बने, फिर मिनिस्टर भी बने, फिर जम्मू कश्मीर असम्बली के स्पीकर रहे गवर्नर रूल में 8 साल, फिर MP भी बने। फिर 2008 के बाद उन्होंने 1996 का इलेक्शन भी हारा। फिर 2002 का इलेक्शन भी वो हार गया। अल्लाह की मशीयत ऐसी थी, हमने उस पर जो भी अल्लाह का फैसला था वो अपने सर मत्थे माना। फिर 2008 के इलेक्शन में अल्लाह ताला ने उनको कामयाब किया। तो फिर 2010 3 जनवरी को बीमार हो गए।
उनको पैरालिसिस का अटैक हो गया। फिर उसी सिलसिले में वो रहे, कुछ अर्सा बीमार रहे, तो जून 2014 में वो उस दुनिया से रहलत फरमा गए। जी तो फिर मैं चूँकि मुलाजिम था, पेशे से मैं इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर, जी तो मैं उस वक्त AEE था। तो उनकी ये ख्वाहिश थी कि जब वो बीमार हो गए तो फिर उन्होंने कहा, मुझे वो कहने लगे कि आप रिज़ाइन करो। मैंने कहा जी जी मैं अब ठीक हूँ, मेरी नौकरी चल रही है, मैं अच्छी जगह पे हूँ। लेकिन उनकी बड़ी मुझे उन्होंने कहा, उनका हुक्म था। फिर मैंने 2014 में जब इलेक्शन आ गए तो उससे पहले मैंने फिर प्री मेच्योर रिटायरमेंट लेने की मैंने अपनी दरख्वास्त जो थी वो डिपार्टमेंट को दी। जी तो फिर मेरी फिर भी थी, उन्होंने कहा नहीं आप छोड़ो। वो यहाँ होते थे तो मैं जम्मू से यहाँ आता था, तो फिर उनकी ख्वाहिश थी कि पुंछ में ही रहे, कि लोगों में बैठे बात करे, उनके ग्रेवेंसेस सुने करे। फिर वो मैं जब यहाँ पुंछ में लोगों से मिलता था तो फिर वो देखते रहते थे बैठ के, फिर मेरी इस्लाह करते थे कि जी आपने आज ये गलत बात की, इसको ऐसे करना था, ऐसे करना था। तो फिर जब इस दुनिया से वो रुखसत हो गए, अल्लाह उनको बड़ी की रहमत फरमाए, तो फिर 2014 का जो इलेक्शन हुआ तो फिर अल्लाह ताला ने उसमें मुझे कामयाबी दी। तो दरबार लार के वसीले से तो मैं फिर MLA के तौर पर सुरनकोट से आ गया। फिर जब सरकार चली, सरकार तो चली नहीं, हमने सिर्फ 2.5 साल एज एन MLA काम किया। जी उसमें जो पहले 3 महीने थे वो सरकार बनाने में लग गए, मुफ्ती साहब मरूम को। जी फिर बाद में जब उनका इंतकाल हो गया, महबूबा जी को दोबारा बनाने में, जब BJP के साथ दोबारा उनकी कोलिशन हुई तो उसमें 3 महीने लग गए। तो 3 साल तो टोटल सरकार रही। उसके जी बाद यहाँ हालात बदल गए, जी यहाँ गवर्नर रूल हो गया। तो फिर चलते चलते जब फिर दोबारा सरकार बनाने की कोई बात चली, जब तमाम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, NC ने और PDP ने कहा कि हम इकट्ठे एक आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाते हैं तो काम करते हैं, तो गवर्नर रूल नहीं रहना चाहिए। और जो यूँ बात हुई तो असेंबली को डिज़ोल्व कर दिया गया। जी तो फिर तब से फिर हम इसी तरह हैं। अब यहाँ फिर उसके बाद वो पता है दफ़ा 370 को ख़त्म किया गया, 35A को ख़त्म किया गया। तो अब हम अपनी जगह जो भी लोगों की सेवा मतलब कर सकते हैं कर रहे हैं, जो हर कोई कर रहा है, जी जो भी अपनी कंस्टिट्यूंसी में उस वक्त MLA था, मेरे ख्याल से वो भी कर रहा, करना भी चाहिए और कर भी रहे हैं। बाकी सरकार तो कहीं नज़र नहीं आती है जो उन्होंने। अब हम डिमांड भी करते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए और स्टेटहुड हमें मिलना चाहिए। जी चौधरी अफजल साहब आप का एक भाई चौधरी अफजल साहब थे, तो उनका पहले पॉलिटिकल व्यू में वो कैरियर में वो अपना रखना चाहते थे करने, तो जी, उसके जी। लिए आप क्या कहना चाहिए? असल में क्योंकि मैं तो मुलाजिम हो गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो गया, जी तो अफसल साहब मरूम मेरे से तीसरी जगह छोटे थे, अल्लाह उसको भी गिर के रहमत करे। तो उन्होंने इस सिलसिले को, वालिद साहब की भी ये ख्वाहिश थी क्योंकि वो उसने जो पढ़ाई की वो भी उसी साहब की थी, वो आर्ट्स स्टूडेंट था। जी तो फिर यही सिलसिला उसने जारी रखा। और 2008 के इलेक्शन में जो किबला वालिद साहब मरूम को अल्लाह कामयाबी देने वाला है, इसको सबका ईमान होना चाहिए, लेकिन उसमें जो मेहनत थी वो अफसल साहब की थी उसने खुद। तो फिर एक बार ऐसा भी हुआ कि वालिद साहब कहने लगे कि अफसल इस बार इलेक्शन लड़े। जी मैंने कहा जी ठीक है, आपकी अगर ख्वाहिश है। बाद में फिर उन्होंने कहा नहीं, इस बार मैं देखता हूँ अगली बार ये हो जाएगा, तो वो फिर अल्लाह को मंजूर नहीं था। तो अफसल साहब नहायती हुनार, दिलेर, दूरअंदेश, गरीब परवर था, अल्लाह उसको बड़ी रहमत करे। तो जब वो भी अल्लाह ताला को प्यारे हो गए तो फिर मेरा तो ये सब्जेक्ट ही नहीं था। मैं सबसे बात करूँ, मैं शुरू से बाहर ही रहा। यहाँ तक मैंने 8th यहाँ से पास की, हायर सेकेंडरी स्कूल जो हमारा ये मुस्तलसाना का है। जी फिर आगे चूँकि स्कूल यहाँ नहीं था, फिर मैं पुंछ बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में जाकर मैंने एडमिशन ली, 9th और 10th वहाँ से किया। जी फिर हायर सेकेंडरी स्कूल सुरनकोट में मैंने एडमिशन ले ली, 11th 12th मैंने वहाँ से की। उसके बाद मैं डिग्री कॉलेज पुंछ में BSc की मेरी ख्वाहिश थी, अब क्योंकि वो भी करना चाहता था मैं, फिर वहाँ एडमिशन होगी। फिर इंजीनियरिंग का ख्याल था कि इंजीनियरिंग की जाए। जी तो पहले साल जब हमने फॉर्म भरा 1985 में तो सिलेक्शन नहीं हुई। जी उस वक्त BA की 2 क्लासेस होती थी, प्रीवियस और फाइनल। जी तो प्रीवियस जब हमने कर ली तो फाइनल के लिए एडमिशन नहीं ले ली। तो जी फिर गवर्नर रूल था उस वक्त।
जी तो उस वक्त अल्लाह ताला ने मेहरबानी की तो मेरी सिलेक्शन होगी, तो मैं इंजीनियरिंग में चला गया। ये चीज़ जो थी ये अल्लाह की तरफ से आई। मैं इसके बारे में कभी सोचा नहीं था कि मुझे ये ज़िम्मेदारी भी खुदा ताला ने देनी है। ये जो पॉलिटिकल एक रास्ते पे मैं चल पड़ा, और ये मेरे अल्लाह ताला की मेहरबानी, दरबार लार का वसीला और मेरे वालिद साहब की दुआ थी कि अल्लाह ने मुझे कामयाब किया। बाकी मैंने अपनी तरफ से एफर्ट्स किए, जो मैं 2.5-3 साल में जो मैं कर पाया वो लोगों के सामने है, उसमें कोई छुपाने की बात तो है नहीं। एजुकेशन है, यानी कि जो आज के यूथ हैं ये कल का इनको फ्यूचर माना जाता है, तो इसमें सबसे एजुकेशन जो है वो मस्ट है, क्योंकि आज के दौर में आप देखते हैं अभी तो 4G का कहा था रिस्टोर होगा, लेकिन अभी तक रिस्टोर नहीं किया गया। तो ऑनलाइन एजुकेशन का भी, ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग ये भी है, तो प्रोसेस है। तो अब देखो जैसे कि ये भी कहा जा रहा है कि कम्पीट करेंगे हम, JNK के स्टूडेंट को कम्पीट करना पड़ेगा बाहर की दूसरी स्टेट से, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का इन्वायरमेंट, वहाँ का जितनी डेवलपमेंट, एजुकेशन डेवलपमेंट है, तो वो उसको हम इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो ज़्यादा वास्ट है। तो अब उसको हम एजुकेशन के बारे में हम कैसे कहेंगे, किस तरीके से ये यहाँ का स्टूडेंट जो वो कम्पीट कर पाएगा, क्योंकि UPSC का जो हमारा बिल्कुल JKPSC ये KS था उसको भी ख़त्म कर दिया गया, और भी जो हमारे इतने भी सिविल सर्विसेज थे वो सभी ख़त्म कर दिए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखो ना, मसला ये है कि जब तक स्टेटहुड वापस नहीं आएगी जी ये चीज़ें हमें मिल नहीं सकती। बाहर के स्टेट के लड़कों का हम कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। हमारे ऐसी बात नहीं है कि हमारे लड़कों में टैलेंट नहीं है, टैलेंटेड लोग, फैसिलिटीज मैं वही उसी पे मैं आ रहा हूँ जी। 4G जहाँ 2G है, 4G को लागू करने में हर्ज क्या है? सोशल मीडिया तो चल रहा है 2G पे। आज सबसे बड़ी अदालत, मुझे नहीं कहना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए। तो आज मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है जी कि सुप्रीम कोर्ट हिंदुस्तान का नहीं रहा जो इससे पहले था। जी आज भी सुप्रीम कोर्ट मौजूदा गवर्नमेंट के कहने पे चलता है। आपने सुना होगा जी एक जज ने पिछले दिनों फैसला दिया रात को 1 बजे उसकी ट्रांसफ़र कर। मुझे पता है इस बात का कि नहीं पता? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने किसी आदमी के बारे में कहा कि भाई उन्होंने फैसला दिया कि इन आदमी को भी अरेस्ट किया जाए, उसको रातों रात चेंज कर दिया। जब हमारी लास्ट की वो हद थी। जी 4G का मसला हर आदमी कह रहा है, और ज़रूरत भी है, बिल्कुल। एजुकेशन में भी ज़रूरत है, हर सिस्टम में, क्योंकि आज ये टेक्निकल सिस्टम है, आज IT का ज़माना है। जी जी तो बिल्कुल। मतलब उसके बगैर चलेंगे कैसे आप बिजनेस कम्युनिटी को देख लीजिए, आप बैंकिंग को देख लीजिए, एजुकेशन, किसी भी सेक्टर को आप लीजिए, जी वहाँ जब तक आपके पास 4G नहीं होगा नहीं चल पा रहा। और समझ नहीं आ रही है कि इनको रिस्टोर करने में कहाँ दिक्कत आ रही है। अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा गया, तारीख पे तारीख, हमें पता है उन्होंने नहीं देना। जब तक गवर्नमेंट, इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि सुप्रीम कोर्ट अब वो नहीं रही, वो जजेज नहीं रहे। जी जो पहला रिटायर्ड जज हुआ MP बना दिया गया। क्यों? उसने बाबरी मस्जिद का फैसला किया या कुछ इस तरह के फैसले गवर्नमेंट को खुश करने के लिए जी उसको MP बना दिया राज्यसभा। तो अगर यहाँ तक आप आगे हो तो फिर आप क्या तवक्का करोगे कि 4G रिस्टोर होगा? करना चाहिए। अच्छा कहते हैं जी ऑनलाइन, ऊपर से ये जो यानी कोविड-19 का है जी वायरस आ गया, कोरोना वायरस, इसकी वजह से तमाम स्कूल बंद, तमाम बंद। अब क्या है जी, एजुकेशन सिस्टम है ऑनलाइन कीजिए। जी अब 4G है नहीं तो ऑनलाइन चलेगा कैसे? नंबर 1। नंबर 2, जो गरीब लड़के हैं, हर एक के पास उतना बड़ा मोबाइल तो नहीं है ना, जी बिल्कुल। जिसके साथ वो चलो अगर 2G कोई चलाएगा, जिनके पास नहीं है वो कहाँ जाएंगे लड़के? उनके लिए भी जी, परेशानी है। बिल्कुल। लेकिन मैं इससे पहले भी कई बार अपील की है, मैं फिर आज आपके वसात से कहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि क्या कसूर है हम लोगों का? क्या हम हिंदुस्तानी नहीं हैं? हमें कोई सर्टिफिकेट नहीं लेना इनसे। हम हिंदुस्तानी थे, हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। इस मुल्क में कुर्बानियाँ हम हमारी। जी लेकिन 4G देने में इनको कोई हर्ज नहीं है। पता नहीं कौन सी एजेंसियाँ उनको जाके ये कहते हैं जी 4G देने से क्या हो जाएगा। जी 2G का मामला है, 2-2 घंटे मिलेगा नहीं, आज सिग्नल ही नहीं है, जी और बिल्कुल। बच्चे भी परेशान हैं। और सबसे ज़्यादा सफर होंगे एजुकेशन के लोग। फिर ऊपर से सुतम ज़रीफ़ी देखिए, बाहर के स्टेटों को हमारे साथ मिला दिया गया, बाहर के स्टेटों के साथ हमारे साथ मिला दिया गया। वहाँ 4G, वहाँ हर एक फैसिलिटी। जी हमें है ना खुदा ही मिला, ना विशाल सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, हमारी तो वो हालत है। इसलिए मैं फिर अपील करता हूँ कि 4G जितना जल्दी हो रिस्टोर हो जाए, तब जाके एजुकेशन का सिस्टम भी चलेगा। वरना जैसे हमारा KS
IAS जब सिस्टम ही ख़त्म हो गया तो हम कंपटीशन करेंगे कैसे? चौधरी साहब, जैसे मैं अभी एक स्टूडेंट से मिला था तो उसने कहा कि एक गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास एक चैलेंज आया है कि JNK के लोगों को दूसरे स्टेट्स के साथ अब कम्पीट करना पड़ेगा। तो अब उसमें ये है कि अगर उन्होंने कहा कि हम कम्पीट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन हमारे पास फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। हमें वो फैसिलिटीज़ दी जाए, हमें टाइम दिया जाए, हमें फैसिलिटीज़ पूरी अवेलेबल होनी चाहिए। हमारे पास नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई भी छोटा सा मसला हो तो उस पर इंटरनेट बंद हो जाता है। ये प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इंशाल्लाह हम कम्पीट करने के लिए हमारे पास पोटेंशियल है कि हम कम्पीट करना चाहते हैं। तो जैसा कि आपने अपना पॉलिटिकल करियर तो बताया मैं उसमें बताऊँ, जी जब तक 4G रिस्टोर नहीं होगा, अब टैलेंट तो हमारे लोगों के पास है। शाह फैसल ने पूरे इंडिया में टॉप जी किया, IAS में किया नहीं किया? जी बिल्कुल हमारे मेंढर के एजाज असद IAS जी DC थे पहले। इस वक्त इसमें श्रीनगर में चौधरी शाहिद इकबाल जी शायद BDC हैं। इससे पता लगता है ना कि हमारे पास टैलेंट है, जी लेकिन जब फैसिलिटी नहीं है तो करेंगे कैसे? जी बिल्कुल जब तक 4G नहीं होगा, ये तो चलो हालात जो जिस वक्त ये इसका कोरोना वायरस का ये चलता रहेगा, इसका कोई हल तो है नहीं, ये 6 महीना 4 महीना, लेकिन आज 4G रिस्टोर होना बहुत ज़रूरी है, वरना हम उनके साथ कंपटीशन में नहीं जा सकते। जी चौधरी अतम साहब, जैसा कि आपने अपना पॉलिटिकल करियर बताया, तो इसके साथ आपका सडन जो इस वक्त करंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके बारे में आप क्या बताएंगे? क्योंकि अब कोविड-19 भी चल रहा है, तो इसके रिलेटेड भी आप क्या बताएंगे? क्योंकि दिन ब दिन जो पॉजिटिव केस ज़्यादा सामने आ रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि इसकी रोकथाम क्यों नहीं हो रही है? असल में बात यह है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है, मैं डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करूँ, जी ये पहले हमारा ग्रीन जोन में था। जी इस वजह से कि जो हमारे लोग बाहर की स्टेट में मजदूरी के लिए गए हुए थे या किसी टूरिस्ट वीज़ा पे थे वगैरह वगैरह, जी वो नहीं आए थे, तो जी यहाँ मामला ठीक था। अब जो लोग बाहर से हमारे मजदूर तबका उसमें ज़्यादा है, कुछ स्टूडेंट्स हमारे थे या इस तरह के लोग जब आए, तो अब उन स्टेट्स में क्योंकि वायरस बहुत ज़्यादा था, जी तो शक की बिना और यहाँ भी उसी वजह से उन केसेस, अब जो केस हमारे बढ़ गए, से पहले नहीं थे। जी तो मेन इसका मकसद है, इस बीमारी से अगर बचना है तो इसकी सोशल डिस्टेंसिंग हो। जी मात्र इसका एक ही हल है, दवाई इसकी है नहीं, वैक्सीन को कोई दवाई नहीं। बिल्कुल तो इस वजह से सोशल डिस्टेंसिंग, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का जो यहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाया हुआ, जी पहले रश नहीं था, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारी थी तो उसने तैयारियाँ उतने बड़े पैमाने पर नहीं की थी। जी अचानक रश आ गया, तमाम उन स्टेट्स में जहाँ जहाँ हमारे लोग थे उनको उन्होंने कहा कि नहीं भाई, लोग भी मजबूर थे, आना भी चाहिए था, अपने घर वाले भी परेशान थे। अब आ गए यहाँ आ गए हैं। यहाँ क्वारंटाइन सेंटर में उस तरह की फैसिलिटियाँ नहीं थी जो होनी चाहिए, जी जिसकी तैयारी पहले सरकार ने की, लेकिन कम पैमाने पर। आज भी मैं ये नहीं कहता, एडमिनिस्ट्रेशन फिर भी ठीक काम कर रही है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ठीक करने की जरूरत है। जी रश बढ़ गया, स्कूल, पंचायत घर जो भी थे, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी, कॉलेजेस वगैरह, जहाँ जहाँ भी उनको लोग में मिला, हम लोग आ गए। अब उनके खाने का, उनके रहने का, उनके बैठने का वहाँ रश बहुत ज़्यादा पड़ गया है। इसलिए जब केसेस जो वो दोबारा आ रहे हैं, मेरी लोगों से ये अपील है कि आप जहाँ हैं, जहाँ आप जब तक कोऑपरेशन जो है सरकार के साथ, डॉक्टर के साथ नहीं करेंगे, तो ये बीमारी फैलेगी, कम नहीं होगी। सबसे ज़्यादा जो हमारा ये मेडिकल फैटर्निटी है, ये हिट लिस्ट में, क्योंकि ये लोग जाके देखते हैं, ये टेस्ट भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं, वो हिट लिस्ट में हैं। उनसे भी, उनको भी अपने आप को बचाना है। लेकिन क्वारंटाइन सेंटर जो हैं उतने अच्छे नहीं हैं, बात पक्की है। जी बिल्कुल उसमें काफ़ी फैसिलिटीज़ की कमी है जो होनी चाहिए थी, जी और सरकार ने इसके लिए पैसा दिया है। एवरीबॉडी इज़ आंसरेबल, बाद में देखना आप। लेकिन यह है कि कर रही हैं कोशिश, लेकिन मोटी बात यह है कि उनको और उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, वरना जैसे केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं वो आने चाहिए, नहीं आने चाहिए थे, ज़्यादा आने का खदशा जो हो रहा है। दूसरा, अब लेबॉर्ट्री में यहाँ से जो टेस्ट जाता है, अरे भाई लेबॉर्ट्री का टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो 72 घंटे में आना चाहिए, तो मैं नहीं कह रहा, ये रूल है कि 72 आवर्स के बाद आपकी रिपोर्ट आनी चाहिए, जी कोई भी टेस्ट आप देखो। लेकिन यहाँ 8-8 दिन हो जाते हैं, पता नहीं लगता, ओ जी वो रिपोर्ट गुम हो गई, दोबारा सैंपलिंग जाती है। अच्छा भाई, पहले वाले को क्या किया, दूसरे को, फिर कभी कभी डबलिंग नाम,
मेरा नाम अकरम है, दूसरा नाम भी अकरम हो गया। अरे भाई उसकी पेरेंटे लिखो, वो कहाँ का रहने वाला है, तब जाके डबल से बोलोगे, उसकी भी परेशानी है। इन चीज़ों को सुधार की बहुत ज़रूरत है, नहीं तो खतरा और है बीमारी बढ़ने। जी, जिस तरह मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ना कुछ हद तक नाकाम हो रही है अपने वर्क करने में। काम कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन। एक दूसरे मसला यह है कि यहाँ मैन पावर भी कम है, डॉक्टर्स की कमी है जिन्होंने इसको देखना है। जी, पिछले दिनों यहाँ एक कश्मीर के डॉक्टर थे, वो कश्मीर से आए, तो उन्होंने कहा भाई आप कश्मीर से हैं, पहले आपको क्वारंटीन में बैठना है। जी, जब वो पीरियड गुजरा उसके बाद आपको कहा जी अब ये लोग आ रहे हैं, इनको देखो आप, हमारे डॉक्टर, उसने उन लोगों से बचने के लिए रिजाइन कर दिया। जी, शायद आपने नहीं सुना, यहाँ के डॉक्टर कश्मीर से थे। इस तरीके से मैन पावर भी कम है, तो लेकिन बड़े सुधार की ज़रूरत है। क्वारंटीन सेंटर अच्छे नहीं चल रहे हैं। अच्छा, दूसरे जो वहाँ स्टाफ काम करते हैं, जी, चाहे वो कुक है, चाहे वो जहाँ का इंचार्ज बनाया हुआ है किसी भी डिपार्टमेंट से, उसके पास किट नहीं है। किट होनी चाहिए, ये किसकी जिम्मेदारी? गवर्नमेंट ने ऑर्डर तो कर दिया, एडमिनिस्ट्रेशन आ गया जी ऑर्डर, ठीक है जी फलानी जगह जाइए, फलाना काम कीजिए। अरे भाई पहले उसको किट तो दीजिए, किट होनी चाहिए, तब जाके वो अच्छे तरीके से खुल के काम करेगा। वो भी तो, उसको भी बीमारी लग सकती है। जी, इसलिए मेरी ये डिमांड आपके साथ थे कि किट जो है वो इनको फ़ौरन प्रोवाइड करें। जी। चौधरी अकरम साहब, जैसे कि अब हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, तो इसका आप रेफरेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ और कॉन्स्टिट्यूंसी सुरनकोट, तो आपने किस हद तक कोशिश की आपने तहसील को डेवलप करने के लिए, चाहे अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन लेवल, अकॉर्डिंग टू द हेल्थ डिपार्टमेंट, क्योंकि वो तो बेसिक नीड है। तो यानी कि रोड्स भी हैं जो वो भी अभी कुछ जगह तक नहीं पहुंच पाई, जो फार फ्लंग एरिया थे, तो इसके रिलेटेड आपका क्या कहना चाहिए? देखो जी जनाब, जिस वक्त मैं एमएलए बना था उस वक्त एक तो हायर सेकेंडरी स्कूल कम थे, जी, लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। एक तो वो हमें हायर सेकेंडरी स्कूल इंशाल्लाह हमने कोशिश की, वो आए, सिटी ख्वाजा में आया, हाड़ी में आया, जी, चंडीगढ़ में आया। जी, तो उसके बाद कुछ अपग्रेडेशन मिडिल स्कूल से हाई स्कूल भी बने। जी, तो एजुकेशन का सिस्टम तकरीबन ठीक चल रहा था, लेकिन जब से ये यूटी आई है तो अब इसकी हालत ख़राब है एजुकेशन सिस्टम की। दूसरे जहाँ तक हॉस्पिटल की बात आपने की, हमारा ये एसडीएच सुरनकोट है, जी, जगह नहीं है इसकी। जी, इस मतलब यहाँ कुछ करने के लिए देखो ना, बिल्डिंग बनाने उसके लिए जगह चाहिए, गायनी के लिए जो भी डिपार्टमेंट है अलग अलग होनी चाहिए। यहाँ जगह ना होने की वजह से भी जो है वो इतना अच्छा नहीं है, जी, लेकिन फिर भी अप टू सम एक्सटेंट कई जगह से अच्छा है। जी, जी, बिल्कुल, तो उसमें कोई ख़ास पेशरफ्त उस वक्त नहीं, जो मतलब प्लानिंग की गई थी उस पर फिर अमल ही नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट अफरा तफरी रही। जी, पहले जब गवर्नमेंट बीजेपी के साथ बनी और ज़्यादा हालात ख़राब हो गए, तो वो रहा मामला ऐसे ही। सुरनकोट के अस्पताल की इतनी अच्छी हालत नहीं है, स्टाफ की भी कमी है, जो वहाँ डॉक्टर्स जो हैं उनकी भी कमी है। उसके बाद गायनी का डिपार्टमेंट है, अच्छा मेडिसन है, आर्थो है, सर्जिकल है, जी, नहीं है, हालत अच्छी अच्छी नहीं है। बिल्कुल, बात सच्ची है, इसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है, लेकिन अब कोई सरकार बनेगी तो कोई बात बनेगी, वरना दूसरे यहाँ तक रोड कनेक्टिविटी के चले। जी, मैं जब एमएलए था तो मैंने कोशिश यही की, लोगों की डिमांड थी, जी, मुझे नहीं था उसमें। मैं आया, मैं क्योंकि नया नया था, मेरे लिए एक ये बिल्कुल नई चीज़ थी, तो मैक्सिमम डिमांड्स आई ट्रैक्टर रूट्स की। जी, तो मैंने अपना वो सीडी फंड जो था, कोई आदमी मुझे इंशाल्लाह ताला ये नहीं कह सकता कि बड़े से बड़ा मेरा वर्कर था या कोई भी था, मैंने उसको इंडिविजुअल फंड नहीं दिया। इंशाल्लाह मैं फ़ख्र से कहता हूँ, कोई भी आदमी मुझे, मैं इंशाल्लाह चैलेंज करता हूँ, सब हमने रोडों की तरफ, कई रोड ऐसी हमने शुरू करवाई जी, उस वक्त सीडी फंड से। जी, तो 10 लाख से शुरू करवाई, फिर वो आर&बी में हमने उनको कन्वर्ट कराया, फिर वो लैंग्विशन में भी एक गवर्नमेंट के उस डिपार्टमेंट के नक्शे पे वो आ गए, पहले थी ही नहीं। जी, जी, रूरल डेवलपमेंट के साथ इसलिए रब्ता ज़्यादा करना पड़ा क्योंकि लोगों ने कहा कि ट्रैक्टर रोड, देखो ना रोड का प्रोजेक्ट बनता है, जी, बिल्कुल, और हमारे यहाँ 2-3 हेड हैं जिनसे रोड हमें मिलती है। एक होता है सेंट्रल रोड फंड, जिसको कहते हैं CRF। सीआर, जी, उसकी ये कंडीशन होती है कि आपको 10 किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर के अबव जो है वो प्रोजेक्ट जाएगा CRF में। जी, उसके बाद आता है नबार्ड, जी,
उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट प्लान, जी वो स्टेट सेक्टर होता है, वो कुछ लाइबिलिटी होती हैं, कुछ रोडें पहले बनी होती हैं, उनको एक्सटेंड के लिए किया जाता है इस तरह से। जी नाबार्ड का जहाँ तक तल्लुक है तो CRF रोड इंशाल्लाह ताला जो हमने जो कोशिश की हाड़ी बुड्ढा के लिए, ये इसके लिए हिलका के लिए, वो ड्यूरिंग इलेक्शन में, ये मैं नहीं कह रहा कि मैं कांग्रेस जमात से तल्लुक रखता हूँ, गुलाम नबी आज़ाद साहब तशरीफ़ लाए थे जी बड़ा में, उसको उनको पता लगा, उस वक्त उन्होंने रोड का अनाउंस किया, तो वो रोड आज उसका काम अच्छे तरीके से इंशाल्लाह चल रहा है। जंगलात के बीच में प्रॉब्लम आ गई थी, फिर SFC जो फॉरेस्ट कॉरपोरेशन है, फिर उसके टेंडर हुए, तो जहाँ तक जंगल था वहाँ तक वो काम हुआ। उसके बाद अब जंगलात को भी कटाई करके अब उसका काम भी शुरू हो गया। दूसरी एक रोड और इंशाल्लाह ताला जिसकी कोशिश बहुत ज़्यादा की जानी थी और की भी इंशाल्लाह, आज अल्लाह के फजल से वो भी आ गई है। वो बखलियात से कलाली मड़ा, जी कलाली नोडाई में आता है, जी जी बखलियात से होकर वो वाया यानी ताड़ा वाली से, जी वो भी है। उसके बाद नबार्ड, नबार्ड इज़ ए बैंक, जी नबार्ड में सीलिंग फिक्स कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए। जी 2.5 से 3 करोड़ से ज़्यादा ये एक रोड का प्रोजेक्ट है, 6 करोड़ या 7 करोड़, जी वो नहीं मिलता, हमें नहीं मिलता। जी वो फिक्स सीलिंग उन्होंने की है 2.5 से लेकर 3 करोड़ तक, फिर वो रोड जो जहाँ तक पहुँचानी होती है वहाँ तक पहुँचती नहीं। जी चीफ मिनिस्टर साहब महबूबा मुफ्ती जी ने मीटिंग ली, हम तमाम MLA रजौरी पुंछ के MLC सब बुलाए, जी जून के दिन थे कश्मीर में, तो उधर से ऐसे ही बात चली, तो मैंने कहा जी कि मैं आपको टेक्निकल मैडम ये बात मेरी रिक्वेस्ट है, ये सुनिए कि आप जो हमें 2.5-3 करोड़ रुपये आपने सीलिंग फिक्स की हुई है, ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा पहाड़ी इलाका है, हमारे पहाड़ी इलाके में जाने के लिए जिग जैग आते हैं। जी एक जगह से अगर मुझे वहाँ पहुँचना, मैं सीधा नहीं जा सकता, मुझे पहले इधर जाना है फिर उधर जाके पहुँचना है, वो पैसा हमारा वहीं ख़त्म हो जाता है। रोड 2 या 2.5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं बन पाता। जी आप रखते हैं प्लेन एरिया, बीइंग एन इंजीनियर मैंने कहा इसी रोड में, इसी को प्लेन एरिया में आप 5 से 6 किलोमीटर रोड बन सकती है 3 करोड़ में, कोई प्रॉब्लम। जी उन्होंने वो बात सुनी, लेकिन वो बात फिर अनसुनी समझी आप, वो भी नहीं हुआ। उसमें हमने अच्छी रोडें लाई, जी सनई हमारा गाँव है, इसमें 3 रोडें नबार्ड की जी इस तरह जो चल रही हैं, एक की ब्लैक टॉपिंग हो रही है, इंशाल्लाह हो जाएगी। उसमें कुछ दूसरे लोग जो है ना वो भी कोऑपरेट नहीं करते, रोड जी ज़मीन नहीं देते हैं। देखो ना, रोड जब ज़मीन देंगे, जितनी खुली ज़मीन देंगे इतनी अच्छी रोड बनेगी। जी वहाँ भी झगड़े हैं, चलो कंपनसेशन भी नहीं मिलता है टाइम पे, तो वो उनकी भी अपनी जगह डिमांड सही है, जी लेकिन फिर भी चलो कोशिश है। वो आई, फिर मुरोट में हमारी 2 रोडें चल रही हैं, डोटी की तरफ एक जो है वो भी नबार्ड की है, जी दूसरी ये सांगला गली वाली वाया बड़ा पानी, ये भी नबार्ड की है, जी तो उस पर भी अब इंशाल्लाह ब्लैक टॉपिंग हो रही है। इस तरह से सीढ़ी ख्वाजा में है, जी हाड़ी बुड्ढा में है, फिर वो पहले नबार्ड में थी, फिर लंगविशिंग में वो मैंने करवाई, उनका काम इसी तरीके से चल रहा है। रूरल डेवलपमेंट में जाते जो मैंने अपना CD था, जी जी मैक्सिमम लोग डेपुटेशन के तौर पर आते थे, तो मैं कहता था लाओ एस्टीमेट भाई, तो उसमें मैं देता था। तो वो अब फिर आज से कोई उस वक्त में MLA ही था, तो PMGSY वाले ने मुझे कहा कि भाई आप हमें रूरल के रोड जो हैं उनके बारे में लिस्ट दी थी। मैंने कहा यार ये ज़्यादा अच्छी बात है, जो हमने ट्रैक्टर रोडें बनाई थी मैंने वही लिखी, वो PMGSY वालों को दी, और वो इंशाल्लाह ताला उनके प्रोजेक्ट बन के अब वो ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में है, जब भी वो वहाँ से अप्रूवल होगी पूरे मुल्क के लिए होगी, जी वो इंशाल्लाह ताला फिर तमाम रोडें PMGSY में आ जाएंगी। जी PMGSY ने यहाँ कुछ अच्छा काम किया, लेकिन शुरू में जो प्लानिंग की गई PMGSY की वो गलत थी, वो की गई 1996 के बाद। उस वक्त ये जब ये चला था मामला, उसमें देखो ना उस वक्त हालात, क्योंकि मिलिटेंसी शायद थी, हाँ, तो मेरे जो रोड बनाने वाले लोग हैं, इंजीनियर लोग, उन्होंने ये नहीं देखा तो भाई 6 किलोमीटर का प्रोजेक्ट बनना, तो उन्होंने वैसे ही रफली 2-2 किलोमीटर का दे दिया। जी पॉपुलेशन 6 किलोमीटर तक है, 2 किलोमीटर की वो ना इधर तो ना होता, तो वो उसमें अब जो है दोबारा वो 10th फेज़ आया, उसमें भी नहीं आई। अब कहते हैं कि आने वाली हैं। अब हमारे चीफ इंजीनियर साहब अच्छे हैं, मुमकिन है वो इंशाल्लाह यहाँ के रहने वाले हैं, वो हमारे डिस्ट्रिक्ट के हैं, तो अब वो उनसे मैंने बात की थी, कह रहे थे नहीं हम लोग को जब जी जैसे आपने है उसमें अच्छा वर्क हुआ, क्योंकि डोडी की जो रोड थी वो भी एक फार फ्लंग एरिया था जो सांगला का था। उसी के साथ साथ एक और भी है जैसे सोलियाँ जो है वो बहुत ही हाँ, उसके बारे में मुझे कहना था, मैं में भूल गया। जी सोलियाँ की रोड में जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, देखो दिल ठीक करना चाहिए तो खुदा में आ देता हूँ। सोलियाँ की रोड का प्रोजेक्ट CRF में गया, क्योंकि वो 10 किलोमीटर से ज़्यादा है, ईदगाह रोड टू अपर सोलियाँ। ऊपर सोलियाँ जी
प्रोजेक्ट इस वक्त भी बना हुआ है और दिल्ली दरबार में। जी जब उसकी सेंक्शन का मामला हुआ तो सीआरएफ की रोडें आईं, लेकिन वो नहीं आई। जी तो मैंने शोर किया कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को। मैंने कहा जी वो क्यों नहीं आई, वो तो टॉप प्रायोरिटी थी। जी खैर उन्होंने बताया वो फलां आदमी फलां, तो बीजेपी के, तो उस तरह से उन्होंने वो प्रोजेक्ट जो है वो नहीं आई, आ जाएगी लेकिन वो नहीं आई। उसमें कुछ सियासत चली, सच्ची बात मैं आपको बोलूं। जी तो वो फिर नहीं आने दी। तो इंशाल्लाह ताला मुझे तवक्का है वो ज़रूर आएगी, आनी भी चाहिए, क्योंकि सोलियाँ एक पसमानदा इलाका है और उसकी रोड सबसे ज़्यादा अशद ज़रूरत है। जी तो अब मुझे यकीन है कि वो सीआरएफ में ज़रूर आएगी। लेकिन उस वक्त जो हुआ वो हुआ। अब फिर क्या हुआ, जी देखो ना, बीजेपी सरकार है, सरकार सबकी है। जी बिल्कुल। जो भी कोई चीफ मिनिस्टर बनता है, एमएलए बनता है अपनी कंस्टिट्यूंसी का, वो सब का एमएलए फिर अल्लाह ताला इज्जत देता है। वह तो इज़्ज़त मन तो शाह, वह तो जुल्म उसके पास। बिल्कुल उसको ये नहीं देखना है कि मुझे जिसने वोट दिए हैं मैं उसी का काम करूंगा या उसी को सुनूंगा, दूसरे को ना। इसलिए सबको सुन, सब कुछ बिल्कुल। कोई भी हो, उसकी ये उसकी यानी पॉजिटिव थिंकिंग ये होनी चाहिए। जी तो बीजेपी ने क्या किया, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं ऐसे कोई बात गलत नहीं कहूँगा, जी मेरे पास प्रूफ है। बीजेपी के हजरात हमारे एमएलए इन्होंने दिल्ली ये गए, सिर्फ सीआरएफ की रोडें सिर्फ बीजेपी के लोगों की दी, किसी अपोजिशन के एमएलए, चाहे वो पीटीपी का था, चाहे वो कांग्रेस का था, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, नहीं रोड दी गई। वो खुद दिल्ली जाके यूनियन मिनिस्टर रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो थे मिस्टर गडकरी, उनको स्पेशल मिल के वहाँ से अपने प्रोजेक्ट का सेंक्शन लेके जेब में ऑर्डर लिया। तो पता लगा हमें, हमने भी शोर किया, हम मिस्टर मैं खुद मिला, मैं अपनी बात करूँ अपनी कंस्टिट्यूंसी की। मैंने कहा जी, उन्होंने कहा फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते सर, हमने तो प्रोजेक्ट भेजे निस्बतें बताई, जी हमने तो भेजे हुए हैं। मैंने कहा वहाँ से आ रहे हैं, पता लगा कि वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लोगों के प्रोजेक्ट है जो आज भी चल रहे हैं। हमारा कोई नहीं आया, ना डिस्ट्रिक्ट पुलिस का कोई नहीं आया, रजौरी का सीआरएफ में कोई नहीं आया, वैली कश्मीर में कोई नहीं आया। जम्मू प्रोविंस जो जम्मू हमारा है, इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू में है, कठुआ में है, इसमें डोडा में है, सांबा वगैरह जितने भी डिस्ट्रिक्ट उनमें हैं, जी जहाँ जहाँ बीजेपी वाले रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ बिल्कुल सीआरएफ है। ये हमारा हक है, हम कोशिश करते रहेंगे, देंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं देंगे। जी जॉर्जी साहब, जैसे हम आप बात करते हैं अब, जैसे कि अबॉर्गेशन ऑफ 370 एंड 35A, तो इसमें व्हाट इज़ द फ्यूचर सिनेरियो ऑफ दिस? देखो ये एक दफ़ा 370 जो था उसको वो तो नहीं था, लेकिन जो 35A था जी असल मसला वही था। वो ये था कि बाहर के लोग जहाँ जो बाहर की स्टेट्स के वो यहाँ जगह ले सकते हैं, ना कोई नौकरी ले सकते हैं। जी उसको जब इन्होंने अबालिश किया, इनका मेन मकसद ही ये था बीजेपी सरकार जी कि इसको ख़त्म करो तब जाके बात बनेगी। ख़त्म उन्होंने किया। अब जो कानून बनाए जा रहे हैं, आपको ज़्यादा पता होगा मुझसे भी, जी कि हमें डोमिसाइल आप जो बना रहे हैं जी उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं रखी है कि बाहर के सभी लोग जब यहाँ आ जाएंगे फिर हमारा ना ही हम किसी कंपटीशन में, जी डोमिसाइल जो ज़मीन के हकूक़ हैं वो भी हमसे ले लिए जाएंगे। जी। ये पक्की बात है, ये आस्ता आस्ता ये स्टेप वाइज चल रही है बीजेपी सरकार, कुमल सरकार है, और ये जो कर रही है बिल्कुल गलत है, हम उसको कंडेम भी करते हैं। तो दफ़ा 370 ख़त्म करने से बहुत नुकसान है, जी कोई दो राय नहीं। कुछ फैसले ऐसे हुए जो अच्छे भी हुए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी स्टेट के अंदर जो दफ़ा 370 की वजह से जो रुकावट बनी थी। जैसे जी जी हम जो लोग हैं, जिस कम्युनिटी से मैं तल्लुक़ रखता हूँ, या बाकी हमारा फॉरेस्ट का एक्ट था, उसको दफ़ा 370 की वजह से वो लागू नहीं हो रहा था। दफ़ा 370 हट के वो फॉरेस्ट एक्ट लागू हुआ। अब फॉरेस्ट एक्ट क्या है, लोग कहते हैं जंगलात हमारा हो गया, ऐसा नहीं। जी जी उसमें ये है, जो लोग जंगल के नज़दीक रहते हैं वो अपना वहाँ शेड बना सकते हैं, जी घास चराई कर सकते हैं, घास को काट सकते हैं, अपना माल मवेशी भेड़ बकरी भैंस को रख सकते हैं, लेकिन ज़मीन नहीं बना सकते, रोड नहीं बना सकते। जी ये पहले नहीं था, पहले ये नहीं वजह नहीं था, नहीं। अब ये दिया गया, उसको भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जब 35A को भी इन्होंने हटा दिया, अब 4G भी बंद, अब हम जाएंगे कहाँ?
जी स्टेट को ख़त्म कर दिया। देखो ना, आप कहीं देख लीजिए कि तारीख के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जी स्टेट को कभी यूटी में कन्वर्ट नहीं कर किया गया। जी यूटी को स्टेट बनाया जा सकता, बनाया जा सकता यहाँ टोटल रिवर्स किया गया। जी फिर हमारी जम्मू कश्मीर को तोड़ा गया, 2 डिस्ट्रिक्ट हमारे लेह और करगिल को अलग किया गया, जी दूसरे वैली को, जम्मू और कश्मीर को अलग किया गया। और ये इतना बड़ा इन्होंने नुकसान किया जिसका फ्यूचर में खासकर जो हम जम्मू कश्मीर के लोग, जी मेरे पढ़े लिखे भाई जो, उनके लिए रास्ता मुझे नहीं नज़र आ रहा, अंधेरा ही अंधेरा। ऊपर से इतनी सख्ती की जा रही है, ये नहीं होना चाहिए था। और शायद तब वो वक्त आएगा कि स्टेटहुड मिलेगी, तब जाके ये मसले हल होंगे, वरना बहुत मुश्किल। जी सर, जैसे आपने डोमिसाइल लॉ के बारे में बात की है, तो इसमें तो जो अभी अनाउंस हो रहे हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के एडमिशन के लिए, तो उसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उसमें स्पेशली नोट किया है, स्ट्रिक्टली नोट किया है कि डोमिसाइल लॉ जो JNK के स्टूडेंट्स के लिए ये मस्ट है एडमिशन के एक डॉक्यूमेंट के लिए। तो उसमें उन्होंने साथ दिया कि अगर किसी के पास ना बनी हो तो वो उसके लिए एक एफिडेविट दे सकता है कि हम बना कर जमा करवाएंगे, तो नेक्स्ट एडमिशन एग्ज़ाम से पहले जमा करवानी। ये एक स्टेटमेंट दी है UGC गाइडलाइन की जो स्टेटमेंट है। तो इसमें क्या ये इसके लिए अभी क्या इसको क्या इसके खिलाफ आप क्या बात करना चाहते हैं, की है बात की है, या क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? देखो ना, बात ही उल्टी कर रहे हैं ना, जो हम लोग यहाँ नहीं कर सकते, हमें फैसिलिटी नहीं है वो। जी देखो ना, अब उसके लिए जी ये फॉर्मेलिटियाँ लाइए, आप कहाँ से लाएंगे? उसके लिए भी दरवाज़ों पे जाना है। ऊपर से देखो आजकल ऑनलाइन सिस्टम वो सारा बंद है। जी जी ये भी इन्होंने जानबूझ के हमें तंग करने के लिए किया। अब एक और चक्कर, कुछ मुलाजमीन हजरात को आप जाना है चंडीगढ़, आपने सुना? जी 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 बिल्कुल। ये जुल्म नहीं तो ये क्या है? और ये कौन सा तरीका? इसलिए हमें इसके खिलाफ लड़ना है। डोमिसाइल कानून बिल्कुल काला कानून है, धोखे में रखकर उन्होंने कहा हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। परसों की बात मैं करूं, जो हमारे वज़ीर हैं ऑनरेबल जितेंद्र साहब, जी तो उनका बयान भी मैंने सुना, लेकिन वो बिल्कुल धोखा है, झूठ है। डोमिसाइल हमें जो कहा गया था वो नहीं मिल रहा है, उसके लिए हमें इकट्ठे होना है, उसके लिए हमें लगता है नहीं लड़ेंगे तो बड़ा मुश्किल है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये एक तो एक फ्यूचर का मसला भी है, स्टूडेंट के फ्यूचर का। अगर हम लड़ते रहेंगे तो स्टूडेंट के फ्यूचर का ये मैं आपको ना कहाँ बात की जाए। सुप्रीम कोर्ट, मैंने इसलिए पहले भी आपको अर्ज किया ना कि हाई कोर्ट है, कोई सुनवाई नहीं होगी जब तक जो सरकार की मंशा होगी उसके पास होगी, उसी पे फैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट में अगर मेरे ख्याल में ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में नहीं गया, तो मेरी जो भी मेरे भाई हैं नौजवान हैं, उनको ये मेरा मशवरा है कि इकट्ठे होकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएँ। पहले हाई कोर्ट का खटखटाना चाहिए, अगर वहाँ से कोई रिलीफ मिल सकती है तो फाबिहा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा लो, वरना अंधेरा ही